हेलो दोस्तों, आज आपका नेक्स्ट चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 का एनसीईआरटी। तो आपने पिछले चैप्टर्स में ये देखा कि फोर्स किसे कहते हैं और मोशन के बारे में आपको पढ़ा। मतलब जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी को मूव करता है तो वहाँ पर क्या होता है, वर्क डन होता है। वर्क डन मतलब जब कोई भी फोर्स किसी बॉडी को मूव करता है, फोर्स की वजह से कोई बॉडी अगर मूव करती है तो वहाँ पर क्या होता है, वर्क डन होता है। वर्क डन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी। मतलब वेन एवर अ फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव देन वर्क इज सेड टू बी डन, और फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। मतलब काम करने के लिए, वर्क डन होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब भी वर्क डन होगा तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड होगी। वर्क मतलब होता है जो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को ही वर्क कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में वर्क का मतलब होता है जब कोई फोर्स की वजह से कोई बॉडी मूव करती है तो वहाँ पे जो वर्क डन होता है वो फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको वर्क कहते हैं। मतलब अदर लैंग्वेज में आप वर्क को फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को वर्क कहते हैं, और फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क उसे कहते हैं जब कोई फोर्स किसी बॉडी को मूव करता है तो वहाँ पर जो वर्क होता है उसे वर्क डन कहते हैं। वर्क दो बातों पर डिपेंड करता है। मतलब फर्स्ट है फोर्स पे डिपेंड करता है। सेकंड डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स की डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस वो मूव किया हो। मतलब जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इधर से अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, इधर से कोई फोर्स लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से खिसक कर यहाँ चला गया फोर्स की वजह से। मतलब यहाँ से यहाँ इसके बीच की डिस्टेंस यस है, तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, W = F/S। मतलब वर्क डन पहले फोर्स पे डिपेंड करेगा, फिर उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उस पे डिपेंड करेगा। W वर्क डन है, W जो है वर्क डन है, F फोर्स है, और यह जो है डिस्टेंस है, जितना वो एक जगह से दूसरी जगह जितनी डिस्टेंस हुई। वर्क की एसआई यूनिट क्या है, जूल है। और ये एक तरीके का क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब 1 जूल का वर्क कब होगा, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो। मतलब जब ये फोर्स 1 न्यूटन हो रहेगा और इसके बीच में डिस्टेंस जो डिस्प्लेस होगा वो 1 मीटर रहेगा, तब जाकर 1 जूल का वर्क लगेगा। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब जब वर्क डन अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर वर्क हो रहा है तो वहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, mgh, जहाँ m जो है इसका मास हो गया, g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h जो है उसके बीच की हाइट है। ये हो गया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया। mgh किस तरीके से आया, आपको पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स यहाँ पर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट
यहाँ पर गया तो इसका जो मास होगा वो नीचे की तरफ जो फोर्स लगाएगा वो mg लगाएगा, मतलब फोर्स की वैल्यू mg हो गई। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो लिफ्ट करने में जो हाइट है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्क डन कितना आ गया, mg इंटू h। इस तरीके से वर्क डन आ गया। कोई ये बॉडी है, ठीक, इसमें ये रस्सी फंसी हुई है, यहाँ कोई लड़का है, वो इस रस्सी को खींच रहा है, मतलब इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन बॉडी जो है इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तब फोर्स इधर लग रहा है और डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, तो वहाँ पे जो वर्क डन होगा, जैसे इसको अगर इंक्रीज करेंगे तो ये एंगल थीटा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक। ये आपका जैसे बच्चों की जो टॉय कार है, टॉय कार, उसको छोटे बच्चे यहाँ बांध कर इस तरीके से उसको खींचते हैं, तो ये इधर मूव करती है, मतलब फोर्स इधर लगता है और ये कार जो है इस तरह इस डायरेक्शन में मूव करती है। तो यहाँ पर अगर वर्क डन हमें निकालना होगा तो F इंटू एस कॉस थीटा से निकलेगा। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन का और डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल थीटा है। बाकी एफ जो है फोर्स है और यह जो है डिस्टेंस है कि जितना वो मूव किया है। जब कोई बॉडी परपेंडिकुलर मूव करे, मतलब फोर्स इधर लग रहा है और मूव इधर करे, तो वहाँ पे जो एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोशन होगा वो 90 डिग्री होगा। तब वहाँ पे वर्क डन अगर निकालेंगे F इंटू एस कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वहाँ पे वर्क डन 0 होगा। मतलब जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तब वहाँ पे वर्क डन 0 होगा। ये हो गई सेकेंड है। और यहाँ पे सैटेलाइट है, यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है। तो सर्कुलर मोशन में हमेशा सैटेलाइट सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगा, सेंटर की तरफ। अब सैटेलाइट इनिशियल डायरेक्शन में जाता है और वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, तो मतलब मोशन इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा और फोर्स इस डायरेक्शन में है, मोशन इधर हो रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। इस तरीके से ये एक एप्लीकेशन है। वर्क जो है वो पॉजिटिव कब होगा, जब जैसे ब्लॉक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अगर उसी डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। वर्क निगेटिव कब होगा, जब फोर्स इधर लग रहा है और ब्लॉक उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होगा। अब वर्क 0 कब होगा, 0 तब होगा जब ब्लॉक में फोर्स इधर लग रहा है, ब्लॉक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसके बीच में एंगल 90 डिग्री होने की वजह से वर्क डन 0 होगा। ये इस तरीके से तीनों वर्क हो गए। अब कोई भी वर्क करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी। मतलब व्हेन एवर वर्क इज डन एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी क्या हो गई, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। मतलब काम करने के लिए जो किसी बॉडी की कैपेसिटी होती है उसी को क्या कहते हैं, एनर्जी। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है,
एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो भी वर्क की तरह जूल होती है। एसआई यूनिट जो है जूल होगी। जब 1 जूल का वर्क होगा तो उसी को क्या कहते हैं, 1 जूल एनर्जी कहते हैं। मतलब जब 1 जूल amount of 1 joule work is done then it is known as 1 joule energy। टाइप्स ऑफ एनर्जी कितने टाइप की होती हैं। फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड हीट एनर्जी। फोर्थ है लाइट एनर्जी। फिफ्थ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिक्स है मैकेनिकल एनर्जी। सेवेंथ है साउंड एनर्जी। एट्थ है न्यूक्लियर एनर्जी। और नाइन्थ है केमिकल एनर्जी। इस तरीके से एनर्जी 9 टाइप की होती हैं। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी उसे कहते हैं द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, मोशन ऑफ अ बॉडी। जब बॉडी मोशन में रहती है तो उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कोई रेसर है, वो अपनी बॉडी को मूव करने के लिए क्या कर रहा है, एनर्जी को लॉस कर रहा है। मतलब इसकी बॉडी जब मोशन में है तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल। और इसका फॉर्मूला क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। जब कोई भी बॉडी यहाँ से मूव करके किसी वेलोसिटी v से मूव करती है और इसका मास स्मॉल m है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ mv² होगी। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, इसके वेलोसिटी के स्क्वायर पर, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के स्क्वायर पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है। और सेकंड है इसके मास पर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर इस फॉर्मूले से देखें तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv² है। अगर आप मास को डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, तो जैसे मास डबल करने पे हाफ 2mv², तो 2 से 2 कैंसिल mv²। मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जा रही है, इससे डबल हो जाएगी, k डैश इक्वल्स टू 2k। ये काइनेटिक एनर्जी डैश कर दे रहे हैं। तो अब अगर वेलोसिटी को क्या कर दें, हाफ कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस आएगा। तो आप कहेंगे आप पहले काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या थी, हाफ mv² है। अब सेकेंड काइनेटिक एनर्जी k डैश इक्वल्स टू क्या है, हाफ m और ये v/2 का स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो k डैश इक्वल्स टू हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल। अब ये क्या आ गया, v² अपॉन 4, मतलब k अपॉन
के डैश इक्वल्स टू वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, मतलब के डैश इक्वल्स टू k/4। काइनेटिक एनर्जी इसकी 1/4 कम हो जाएगी वेलोसिटी को हाफ करने पे। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उस तरीके देखा जाएगा, द एनर्जी possessed by changing its position or changing shape और साइज। जब किसी एनर्जी की वजह से किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है या फिर उसका शेप एंड साइज चेंज होता है तो वो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जब कोई किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो उस एनर्जी को क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जिस मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वजह से अगर साइज कम हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के दो टाइप्स हैं, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की सबसे खास बात यह है कि जब कोई बॉडी अर्थ के सरफेस से ऊपर हो, अगर ये मूव नहीं भी कर रही है तब भी ये पोटेंशियल एनर्जी पजेस करेगा बिकॉज ऑफ इट्स हाइट। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क डन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mg/h, मतलब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी यहाँ पे काम हो रहा है तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पावर किसे कहते हैं। अब आपको पता है पावर किसे कहते हैं? पावर इज द मतलब पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब किसी काम को करने के जो रेट होता है उसे क्या कहते हैं? पावर। मतलब W अपॉन वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये रेट हो गया, टाइम टेकन पावर, ठीक है। P इक्वल्स टू W/T, P जो है वर्क डन हो गया, ओ P इक्वल्स टू P क्या है? पावर हो गया, W है क्या हो गया? वर्क डन हो गया, ठीक। और जो स्मॉल t है वो टाइम टेकन हो गया। पावर इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि पावर इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब जब कोई भी वर्क होगा तो आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी, तो अगर पावर का फॉर्मूला एनर्जी के फॉर्म में होगा तो पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, मतलब P इक्वल्स टू E/T, जहाँ पे E क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और T क्या है? टाइम है, P क्या है? पावर है। इस तरीके से पावर के दो फॉर्मूले हैं। पावर दो तरीके से डिफाइन हो सकते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टाइम और एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। अब पावर जो है कैसी क्वांटिटी है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। पावर की जो SI यूनिट होगी वो क्या है? वाट होगी, वाट। 1 वाट का पावर कब लगेगा? जब 1 जूल का वर्क डन होगा और 1 सेकेंड टाइम में, तब 1 वाट का पावर लगेगा। या फिर 1 वाट तब लग सकता है जब 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड हो और 1 सेकेंड में। इस तरीके से 1 वाट का पावर कंज्यूम होगा। 1 किलोवाट में कितने वाट आते हैं? 1000 वाट। अब 1 मेगावाट में कितने आते हैं? मेगावाट में 10 लाख वाट। इस तरीके से वाट कन्वर्ट कर सकते हैं।
अदर यूनिट है वाट की, वो उसे क्या कहते हैं, HP। HP मतलब हॉर्स पावर। हॉर्स पावर एक अनदर यूनिट ऑफ पावर की है। तो 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। एक हॉर्स 746 वाट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई बल्ब है, वो 2 मिनट में 1.7 किलो जूल की एनर्जी कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। तो आपको पावर बताना है, तो आप जानते हैं P इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी कितना होगा, 1.7 kJ है, 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। और टाइम सेकंड में लेना है तो 2 × 60 सेकेंड, मतलब ये क्या हो गया, जूल अपॉन सेकेंड। तो क्या हो गया, इतना वाट आपका बल्ब कंज्यूम कर रहा है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, मतलब जो 1 किलोवाट आवर होता है, इसी को कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं। मतलब जब 1 किलोवाट आवर का जो वाट होता है वो लगता है इन 1 आवर, मतलब 1 आवर में जब 1 किलोवाट का पावर कंज्यूम होता है तो उसे 1 किलोवाट आवर कहते हैं। और इसी को कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं। 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, मतलब 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड आपको भी बताया गया था। P इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क डन अपॉन टाइम। अगर 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड होता है, मतलब 1 किलोवाट, इसका मतलब होता है 1000 वाट, ये हो गया। अब 1 किलोवाट आवर में 1000 वाट कितने टाइम में हो रहा है, 1 आवर में। सिंस 1 आवर इक्वल्स टू 60 × 60 सेकेंड। अब 1 वाट में 1 जूल पर 1 अपॉन 1 सेकेंड लग रहा है, तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 वाट अपॉन 1 आवर में लगेगा। इसका मतलब है 1000 जूल अपॉन सेकेंड, इसको फिक्स कर देते हैं। फिर इंटू 60 × 60 सेकेंड्स, ये जाएगा। फिर 1 किलोवाट की वैल्यू क्या आ जाएगी, किलोवाट आवर की वैल्यू 36, 1 2 3 4 5 इतना जूल आ जाएगा 1 किलोवाट आवर की वैल्यू। जो हमारे घर में जो मीटर लगा रहता है, उसमें जब मीटर देखा जाता है उसको कि यूनिट में देखते हैं। मतलब जैसे ये देखा जाता है कि 5 यूनिट हो गई, तो यूनिट मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 यूनिट हो गया 1 किलोवाट आवर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मतलब जब नाम से ही क्लियर है कि जब कोई भी एनर्जी हो, अगर वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक की वजह से, मतलब जब डैम के पास जब टरबाइन रोटेट करता है तो इस पानी की वजह से टरबाइन रोटेट करके इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। यहाँ पर एक काइनेटिक एनर्जी था, मतलब टरबाइन मूव कर रहा था, तो इससे किस में कन्वर्ट हो गई एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जैसे अपने डोमेस्टिक यूज में देखें, आयरन क्या करता है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से
मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं? जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी साथ में वर्क करे तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हो गया। जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर वो यहाँ पर है नीचे, तो यहाँ पर सिर्फ उसको काइनेटिक एनर्जी लगेगा, क्योंकि यहाँ से जिसकी हाइट जो है 0 है। जब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे तो mgh और h 0 होने की वजह से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब इसको प्रोजेक्ट एक अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए तो यहाँ कुछ हाइट पर गया, ठीक, और यहाँ मैक्सिमम हाइट जाने पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो mgh, h कुछ न कुछ है। मतलब इस एक तरीके से जो नीचे होगा बॉटम पर, वहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, और जो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा वहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा। बीच में जो है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा, और इसी दोनों एनर्जी को सम को क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। जो बल्ब है वो किस तरीके का आप करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रेडियो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में करता है। इस तरीके से बहुत से एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जितनी एनर्जी यहाँ पे है, जैसे ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसकी कितनी यूनिट की है? 1 जूल की है। अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो 1 जूल होगी। ऐसा नहीं है, ना ही एनर्जी बनेगी और ना ही डिस्ट्रॉय होगी। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होती है, लेकिन मोस्ट अप्रॉक्सीमेशन में दोनों ही केसेस में एनर्जी सेम रहती है, चाहे वो जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे यही एग्जांपल लें। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब इसको यहाँ से इसको ड्रॉप कर दिया जाए तो ये जाके ज़मीन पे गिर जाएगा। तो यहाँ पे इसके पास कैसी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। और यहाँ पे कैसी एनर्जी हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई। मतलब पोटेंशियल एनर्जी से ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी थी? mg/h। फिर काइनेटिक एनर्जी नीचे कितनी हो गई? हाफ mv²। अब इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।